Now my PPT is visible to all of you. Yes, sir. Okay, that's good. So let us start our class. Let us start our class. So this is the chapter number 7 and we have already started this yesterday. कुछ कुछ बातें हम लोगों ने किया था इसमें। एक बात है, उसको बोलते हैं, एक वर्ड है एक्सटिंक्शन। कोई जानता है एक्सटिंक्शन का वर्ड का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन, सर जो चीज खत्म हो गई हो। एग्जैक्टली तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि नियरली खत्म होने वाले हैं हमारे दुनिया से, हमारे अर्थ से। तो उनको हम लोग जो चीज खत्म हो गई हो। उनको हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। तो बस वही वर्ड था जिसको इंट्रोड्यूस करना था। एक्सटिंक्शन इज व्हेन a species is completely wiped out from the earth. Once the last living is individual is a species dies, the species is said to be extinct. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स के बॉडी के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जमीन के अंदर से, बट वो आज तो नहीं है, तो उनको एक्सटिंक्ट बोलेंगे हम लोग, खत्म हो चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन, कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू हैबिटेट लॉस फॉर मेनी एनिमल्स। अब जो भी स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं। अब जब फॉरेस्ट ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट में आ जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक बड़ा नुकसान होगा। कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन का? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक सबसे बड़ा कॉज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोक्योरिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, खेती और अदर यूज के लिए हम लोग जब जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगल को काटते हैं। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल। Natural cause such as forest fire, several droughts can also be the cause of deforestation. किसी ने फॉरेस्ट फायर देखी है कभी? कभी न्यूज में सुना है क्या कि जंगल में आग लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स भेज रही है अपने? एनी वन ऑफ यू? आई कांट हियर यू। यस और नो कर दो ना, नो कर यस दो सर। अगर लिखा है ना। एग्जैक्टली तो क्या होता है कि जैसे अमेजॉन है, बहुत बड़ा जंगल है। तो अमेजॉन के जंगलों में जब आग लगती है, वो कैसे लगती है? वो फ्रिक्शन की वजह से लगती है। जैसे हवाएं चलेंगी और बम्बू या फिर कोई और ट्री है, उसके सरफेस में जब फ्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से आग हो जाती है वहाँ पे। या फिर कई बार ह्यूमन बीइंग है, वो गया, घूमने गया मान लो, और या फिर किसी अदर काम से गया फॉरेस्ट, और वहाँ पे कुछ ऐसे आग वगैरह जला के छोड़ के चले आए, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, पूरे जंगल में फैल जाती है आग और डिफॉरेस्टेशन होता है बड़े इलाके का। तो फिर क्या गवर्नमेंट क्या करती है कि हेलीकॉप्टर्स में पानी भर भर के और उस पर्टिकुलर रीजन में फेंकती है, जिससे कि वो आग बुझ जाए। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के? कल हम लोगों ने देखा था। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऑफ कोर्स है। बिकॉज अल्टीमेटली फॉरेस्ट करते क्या हैं ये, अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन होती है, उसमें पानी लगता है और सनलाइट लगती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करता है, खाता है कौन? प्लांट्स। तो प्लांट्स जैसे जैसे खत्म होगी तो हमारे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड को खाने वाला नहीं बचेगा कोई, और इस वजह से क्या होगा कि अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, बहुत सारे नुकसान होंगे। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही बात हमने अभी जस्ट करी। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब हम लोगों ने बताया था, मैंने कल आपको बताया था कि वेन एवर देर इज अ प्लांट, मान लो कहीं बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे सॉइल की जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है। और वहीं अगर पेड़ नहीं है, बिल्कुल खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होगी। तो अल्टीमेटली वाटर रिटेंशन नहीं रहेगा, जिससे पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, रेन वाटर जमीन के अंदर नहीं जाएगा, और ग्राउंड लेवल वाटर ऑटोमेटिकली कम होगा। इसको हम लोग टेक्निकली वाटर टेबल बोलते हैं। तो वाटर टेबल इज व्हाट?
द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर वो नीचे जाएगा। ड्रॉट्स क्या है, हमने बताया था कि फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नो रेन, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, लैक ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर एरिया। इंडिया में कोई बता सकता है कहाँ पे ड्रॉट्स होते हैं? इन अवर कंट्री वेयर यू सी द मोस्ट ऑफ द ड्रॉट्स? राजस्थान एंड गुजरात। यस यस एग्जैक्टली, वो डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे पानी बारिश बहुत कम होती है। डेजर्टिफिकेशन क्या है कि ये डेजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया है, विधि है। तो जैसे जैसे हम प्लांट्स को ख़त्म करेंगे वैसे वैसे जो एरिया होगा जहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे वो धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट होगा, उसकी फर्टिलिटी लैंड की ख़त्म हो जाएगी, फर्टाइल लैंड नहीं रहेगी। आप कितना भी कुछ कर लो, उस सॉइल की जो भी फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेजर्टिफिकेशन है। उसके बाद हम लोगों को जो नेचुरल फूड मिलता है वो फूड के भी प्रॉब्लम्स होगी उस फूड को पाने में भी। तो ये डेजर्टिफिकेशन है। ग्लोबल वार्मिंग, इसका डिस्कशन डिटेल में हुआ था कि क्लाइमेट चेंज है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज का मतलब क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ना, और उस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड टॉपिक में, पॉइंट में, यूजुअली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैंडिंग टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोल्स। आपको पता होगा कि अर्थ है, तो अर्थ में जैसे मैं ये अर्थ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये अर्थ है सपोज, ये सेंटर वाली लाइन इक्वेटर कहलाती है और ये पोल्स कहलाते हैं। अपर पार्ट और लोअर पार्ट में पोल्स होते हैं, और पोल्स में टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, वहाँ आइस है। तो जो भी वाटर है उसका आइस वाला फॉर्म है कहाँ पे? पोल्स में। अब एवरेज टेम्परेचर पूरे पूरे अर्थ का जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, ये आइस पिघलेगी और जैसे जैसे आइस ये मेल्ट होगी इट विल ड्रेन टू द सी, और सी का लेवल बढ़ेगा। तो इस वजह से ये सारा, और ये होता क्यों है आप देखोगे तो ये पॉल्यूशन की वजह से होता है, पहला कारण है, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। आपने सुना है सोने में सुहागा? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो सोने में सुहागा ऐसा है कि एक तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, मतलब अपनी कब्र खोदना इसको बोलते हैं। और ये आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप क्लाइमेट चेंज बोलेंगे, है ना, आप कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ोगे क्लाइमेट चेंज, तो ये बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। सारी कंट्रीज हैं मिलकर कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं, बट अल्टीमेटली आप व्हीकल्स नहीं बंद कर सकते, इसीलिए आप ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो। आप धीरे धीरे चाह रहे हो कि हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जितने व्हीकल्स हैं उसका इस्तेमाल करें। इसी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए है बच्चों। और जितनी ट्रेन्स हैं, हम ट्रेन चलाते हैं तो किससे चलाते हैं? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं आजकल। और हम लोग फ्यूल को कहते हैं कि कोयले से बिजली बनती है, मैंने आपको बताया था, तो वो कोयले को रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे ये कोयले से की बजाय अगर हम लोग सन का इस्तेमाल कर लें, सोलर प्लांट्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और या फिर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बेसिकली, इनको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज न्यूक्लियर एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें, 1 किलोग्राम यूरेनियम इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है कि अगर उसी जितनी एनर्जी 1 किलोग्राम अब इमेजिन करो, यूरेनियम एक न्यूक्लियर सबस्टेंस है, तो यूरेनियम का 1 किलोग्राम इतनी एनर्जी दे सकता है कि जितना अगर आप कोयला जलाओ, कोयला कोयला जलाओ और इतना सारा कोयला जला दो कि धरती के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर 6 सेंटीमीटर की परत जम जाए। किसकी? राख की। इतना सारा कोयला जले और वो एनर्जी दे कि 6 सेंटीमीटर की धरती के ऊपर परत जम जाए, तो इतना ज्यादा 1 किलोग्राम यूरेनियम के पास एनर्जी होती है। आप इमेजिन कर पा रहे हो? बट दिक्कत ये है कि जैसे यूरेनियम आप जलाओगे तो उससे रेडियो एक्टिव कुछ चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, वो निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी बॉडी के लिए। और इसका
एग्जाम्पल सबसे अच्छा है जापान। वहां पे 2 बम गिरे थे। तो एक क्या नाम था उन बम का, सेकेंड वर्ल्ड सर वॉर वन पे का गिरे थे ना। था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय फैट मैन ये गिरे थे ना, यूएसए ने गिराया था, अमेरिका ने। तो वो इतना ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से उसको एनर्जी प्रोडक्शन में तभी इस्तेमाल करते हैं लोग जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान इस्तेमाल करता है। इंडिया में भी है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर बहुत लार्ज स्केल में इंडिया नहीं कर पा रहा। उसकी वजह है, ठीक है, यही सब कारण है कि भाई उसको हैंडल करना डिफिकल्ट है। कभी अर्थक्वेक आ गया या फिर कभी सुनामी आ गई, उस केस में उसको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो अगर एक्सप्लोजन हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो पूरा इंडिया क्या आसपास के देश भी उससे प्रभावित रहेंगे और कई साल तक प्रभावित रहेंगे। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, समझ गए हम लोग। तो हम लोग ग्रीन एनर्जी में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसका रीजन पता चला। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्यों सस्ते बेचने का ट्राई कर रही है, तो बोलोगे सर कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उससे बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें, ऐसा एनर्जी का सोर्स इस्तेमाल करें जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज वो सारे के सारे कह सकते हो प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अगली जनरेशन पैदा कर सके, वो सब स्पीसीज के अंतर्गत आएंगे। तो ये स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन ब्रीड एंड सक्सेसफुली प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जैसे पेड़ हो गए, तो आप लगा दो पेड़, पेड़ की आम है मान लो, तो आम लगाना है तो उसका क्या करोगे, फल लगा दो जमीन में, तो धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। इंसानों के साथ सेम होता है, जितने भी जानवर हैं उनके साथ सेम होता है। तो ये सब स्पीसीज कहलाते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ही जैसे लोग, देखिए अपने ही जैसी स्पीसीज। और नॉन लिविंग है जिनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं, तो वो नहीं कर सकते ऐसा, लैपटॉप नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। मेक द वर्ल्ड ग्रीनर प्लेस। एक थोड़ा रिप्लाई करो बच्चों, क्योंकि कई बार डिस्कनेक्शन हो जाता है और मैं ऐसे पढ़ाता रहता हूँ। क्या मैं, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, ओके, sir. एग्जैक्टली, ओके, दैट्स गुड। मेक द वर्ल्ड ग्रीनर प्लेस कैसे होगा, कैसे हम वर्ल्ड को खूबसूरत बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे? तो कुछ तरीके हैं, आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जितना भी पेपर है इसको रिसाइकल किया जाए, क्योंकि बेसिकली पेपर्स जो बनते हैं वुड से ही बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। और अगर हम ये सारे पेपर्स हैं इनको रिसाइकल करें तो कम से कम वुड्स का इस्तेमाल होगा दोबारा। आपने देखा होगा कई बार कि एटीएम से जब आप पैसे निकालने जाते हो तो एक इंस्ट्रक्शन आता है वहाँ, हाँ, उसमें वो पूछता है कि क्या आप, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, और उसमें ये पूछता है कि क्या आप उसकी स्लिप निकालना चाहते हैं जिसमें लिखा रहता है स्टेटमेंट्स वगैरह। तो अगर आप यस करते हो तो यस सर। निकलेगा, और नो करते हो तो नहीं निकलेगा। उसमें ये भी लिखा रहता है कि क्या आप इन्वायरमेंट बचाना चाहते हो। इन्वायरमेंट बचाने का मतलब है पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना, पेपर के वेस्टेज को कम करना। तो पेपर बेसिकली किससे बनता है? वुड से बनता है। तो जितना हम पेपर वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वुड वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से होता है। एक और बात हम बता दें आपको बच्चों, हम लोग पेट्रोल और डीजल है इसका यूज़ करते हैं अपने चारों तरफ, और कई बार हमारे पास, हम मान लो बहुत सफिशिएंट मनी है, हमारे पास बहुत पैसा है और हम बहुत पेट्रोल खरीद सकते हैं, बहुत डीजल खरीद सकते हैं। पर ये ऐसी चीजें हैं बच्चों, पेट्रोल और डीजल हमारे पास हो सकता है बाइंग कैपेसिटी अच्छी हो, और बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से हम चाहें तो वेस्ट भी करें उसको, बट ये हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है इन्वायरमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, हम उस पर्टिकुलर चीज को वेस्ट ना करें जो हमारे इन्वायरमेंट नेचर को एक तो नुकसान करती है, एट द सेम टाइम जो कम है, डीजल पेट्रोल कम है, ठीक है, भले हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको वेस्ट करना भी अफोर्ड कर सकते हैं। बात क्लियर समझ में आ रही ना? ऐसे ही वुड का ये पेपर्स हो गए कि हम वेस्ट ना करें, भले हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम पानी है उसको वेस्ट ना करें, भले हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ एजुकेटेड पर्सन। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है बच्चों। दूसरा है रिफॉरेस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स आप पेड़ लगाइए ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए बर्थडे में बोलते हैं कि नया ट्री प्लांट करो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। अब बात चली कि भाई वाइल्ड लाइफ है, जितने भी
फॉरेस्ट हैं और जितने एनिमल्स हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और इनको बचाना जरूरी है, अदरवाइज ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया गया और द पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो गए। तब हम दुनिया की नज़र पड़ी ऐसे जीवों पे, एनिमल्स पे और फॉरेस्ट पे कि इनको बचाना जरूरी है, अदरवाइज हम खुद खतरे में आ जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ। तो ड्यू टू थ्रेट फ्रॉम मैनकाइंड्स, it is important for us to conserve the forest and its wildlife. Wildlife, it is important for us to maintain balance in nature. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपको क्लियर हुआ कि हम करना क्यों चाहते हैं, आखिर क्यों हम वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग इतना अच्छा तो है नहीं कि वो अननेसेसरी बचाएगा। ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए काम करता है ज्यादातर केसेस में। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना फायदा छोड़ के दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। आप उन्हीं में से हो, ठीक है, आप सारे बच्चे। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का ध्यान आया अचानक से कि ये सब तो खत्म हो जाएंगे, प्लान्स खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, तब हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा, इस टाइप से उनको थॉट आए, इसलिए डर आता है, इसीलिए वो फिर एक्शन लेते हैं। और फिर बनाया हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, तो नेचुरली अकरिंग सेंचुरी है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग ऐसे कुछ एरियाज हम लोगों ने बना के रखे हैं ऑल ओवर द कंट्रीज एंड वर्ल्ड। कुछ कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे हंटिंग करना, जहाँ पे किसी भी पेड़ को काटना, प्रेडेशन, ठीक है ना, किसी भी तरीके की पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है पहले शिकार के लिए राजा जाते थे ना, उस टाइप का कुछ भी करना ऐसा, ये सारा कुछ प्रोहिबिटेड रहता है वहाँ, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है। कहने का मतलब जो नेचर अपने हिसाब से बढ़ती है उसको बढ़ने देते हैं हम लोग। हम प्लांटेशन भी करने बहुत नहीं जाते वहाँ, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, प्लांट्स अपने आप प्रोड्यूस होते हैं ना, हमें नहीं करनी पड़ती। ये तो हम लोग जब उसको खत्म करने लगे तब हमें प्लांटेशन करने की जरूरत पड़ी। हम प्लांट्स लगाते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर पानी देते हैं। पर अगर आप कहीं नेचुरली अकरिंग जगह पे जाओ जहाँ पे अपने आप प्लांट्स के फल गिरेंगे, जमीन में फल गिरेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें पानी बरसात के सीजन में पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। ऐसे प्लेसेस हैं, वो सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंसिडरेशन में आएंगे। नेशनल पार्क बच्चों क्या है, तो नेशनल पार्क जानने से पहले देख लेते हैं कि फ्लोरा और फौना क्या कहलाते हैं। ये वर्ड्स हैं दो। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है बच्चों प्लांट्स, और फौना मतलब होता है एनिमल्स। क्लियर हुआ। तो फ्लोरा वर्ड हम यूज करें तो आप समझ जाना कि ये प्लांट है, और जब हम फौना यूज करें तो समझ जाना एनिमल्स है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो ये पाए जाते हैं इसको फ्लोरा और फौना बोलते हैं। हम लोग प्लांट्स और एनिमल बोलने के बजाय, बायोलॉजी की अपनी लैंग्वेज है। नेशनल पार्क क्या है, तो नेशनल पार्क इज अ पार्क दैट इज यूज्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो कल हमने बताया था बायोडाइवर्सिटी। एनी वन ऑफ यू वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट दिस टर्म एग्जैक्टली इज? एनी वन ऑफ यू? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट, बायो मतलब होता है प्लांट्स और या फिर एनिमल, बायो है समझ लो ये, ठीक है। और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डिफरेंट टाइप्स के। जैसे ह्यूमन हो गया, एक टाइप का हो गया, डॉग रहते हैं हमारे घर में, कैट रहते हैं, माउस रहते हैं, मच्छर रहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं जो हमारे चारों तरफ रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपके घर में लगे होंगे, ठीक है, केला लगा होगा, किसी के यहाँ अनार लगा होगा। तो बहुत सारे प्लांट्स लगा के हम लोग रखते हैं। तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज को अपने घर में ही रखते हैं ना, ये बायोडाइवर्सिटी है। आपके घर में भी कहीं ना एक छोटा एक बायोडाइवर्सिटी है। ये इसका बड़ा फॉर्म हमें नेशनल पार्क्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे हर तरह के पेड़ मिलेंगे आपको, हर तरह के जानवर मिलेंगे आपको, ठीक है। वो नेशनल पार्क कहलाते हैं। और ये नेशनल पार्क को संरक्षित करा जाता है ह्यूमन इंटरवेंशन से। कोई इंसान जाकर उनको काटे, पेड़ को काटे और जानवरों की हंटिंग करे, ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं होता। उनका प्रोटेक्शन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। इसको नेशनल पार्क्स बोलते हैं हम लोग।
और हम लोग कई बार घूमने जाते हैं नेशनल पार्क। दे आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मेंटेन करती है, ठीक है। अब देखो यहां से आता है बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर, देखो स्फीयर वर्ड यूज किया, मतलब एक कोई जगह है, ऐसा कोई एक स्फेरिकल जगह है जहां पे हम लोग ये सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, है। द बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो एक ऐसे एरिया है जिनको हमने क्या करके रखा है, सुरक्षित करके रखा है, संरक्षित करके रखा है, जिसमें से जिससे कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स जिस जगह पे रह सकें। अब आप कहोगे कि सर ऐसे में हिरण है मान लीजिए और शेर है, तो वो शेर तो खा लेगा हिरण को। तो हम कहते हैं ये नेचुरल है बच्चों, ये प्रकृति है कि शेर हिरण को खाता है, ये प्रकृति है, तो वो उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। हिरण भी ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो जाएंगी उसकी वजह से, ऐसा भी नहीं होगा कि शेर खत्म हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जैसी नेचर चल रही थी हम वैसे ही उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर भी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व अलग बना दिए कि भाई टाइगर अलग से रहेंगे, चलो ठीक है, ताकि हिरण न खत्म हो जाए। फिर हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था किया। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth. अर्थ में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी है, उनके बीच में कुछ रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट से भी रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं बच्चों, एनिमल से कनेक्टेड हैं चारों तरफ। तो बस उसी की बात है कि भाई एक साथ रहें सब लोग। एक है एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब ये है बच्चों कि जैसे हमने एक्सटिंक्ट वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में कि जो चीजें हैं जो खत्म हो रही हैं, तो एंडेमिक मतलब जस्ट खत्म होने वाली हैं, एंडेमिक एंड होने वाला है उनका। तो एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग रखते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रखते हैं। जैसे बाघ है ना हमारे इंडिया में, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सफेद शेर है, खत्म हो रहा था। जब नजर पड़ी तो पता चला कि 20 बचे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो एंडेमिक में आ गई, स्पीसीज ही एंडेमिक में आ गई, दुनिया में अब बचे ही नहीं सफेद शेर। इस टाइप का एक सीन हो गया था इंडिया में, एंडेमिक कहलाएगा वो। फिर धीरे 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 हमने संरक्षित, जब हमारी नजर पड़ी उस तरफ, ध्यान गया, तो हम लोगों ने फिर उस पर ध्यान देना चालू किया और हमने उसको फिर एंडेमिक से बाहर निकाल लिया। तो ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने वाली होती हैं वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा कि ऐसा रीजन होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता, इंसान नहीं जा सकता, ऐसे रीजन्स को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं, इंडेंजर्ड का मतलब है कि जो खत्म होने वाली हैं ऑलमोस्ट, उन सारी स्पीसीज को हम रखते हैं ताकि वो खत्म ना हो पाए, उनका ध्यान भी रखते हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट भी होता है प्रॉपर। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था, मैंने आपको अभी बताया जस्ट, गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था। टाइगर की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत कम बची थी, 20 के अप्रॉक्स में बता रहा हूँ बचे थे। तो इसलिए बहुत सारे नेचुरल पार्क्स हैं, उसमें टाइगर रिजर्व बना दिया और फिर बाद में टाइगर्स पे ध्यान दिया। आज हमारे पास अराउंड मुझे लगता है 2000 प्लस हैं टाइगर्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है बच्चों, तो अभी अभी डिस्कस हुआ कि एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग, बहुत कम है, टू लेवल दैट माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड। ऐसे ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल खत्म ही होने वाले हैं इंडेंजर्ड कहलाते हैं। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही एरिया में बढ़िया रहते हैं, जिसमें लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग में क्लाइमेट हो सकता है बढ़िया प्रॉपर हो, सॉइल हो, रिवर हो, डेल्टाज हो, प्लांट्स हो। तो नॉन लिविंग और लिविंग का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन ये इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे हम लोग रह रहे हैं तो कायदे से हम एक इकोसिस्टम में ही रह रहे हैं, पर ये इतना बढ़िया इकोसिस्टम नहीं है बच्चों। अगर आप सपना देखो, चारों तरफ देखो, तो आपको चारों तरफ कंक्रीट दिखेगी, पेड़ बहुत कम दिखेंगे, दूर दूर ऐसे छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे, ज्यादातर कंक्रीट है, ज्यादातर रेडिएशन है। तो ये एक अच्छा इकोसिस्टम नहीं है। इसमें लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग में हम लोग हो गए, गाय दिख जाएगी, पेड़ दिख जाएंगे। नॉन लिविंग में क्या दिखेगा, जो भी चारों तरफ आप देख रहे हो नॉन लिविंग वो है। बट ये बढ़िया इकोसिस्टम नहीं है। इसमें रिवर कहाँ है, कहाँ डेल्टाज हैं, कहाँ बहुत अच्छे अच्छे वो लगे नेचर दिखती है आपको, बहुत कम दिखता है।
ठीक है, तो वो इकोसिस्टम अच्छा नहीं कहलाता, बट इकोसिस्टम का मतलब आप समझ लो कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और बेहतर वही हुआ। एक टर्म है बच्चों रेड डाटा बुक। तो ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन फ्यूचर पूछा जाता है। ये एक ऐसी बुक है जिसपे रिकॉर्ड रखते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो खत्म होने की कगार पर हैं, दे आर अबाउट टू फिनिश वैनिश थ्रू इन अवर इन्वायरमेंट, वो रेड डेटा बुक में लिखे जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। बट ये मूवमेंट बच्चों पीरियोडिक होता है, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं दूसरी जगह, तो ये माइग्रेशन कहलाता है। बर्ड्स और फिशेज माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों का ये क्लास फिनिश होती है, और यही नोट्स है बच्चों, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ओके। ये आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। माई वॉइस इज नॉट क्लियर, एनीबडी? It's clear, नो सर, sir. क्लियर है। इट्स क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मैं एक बार चाह रहा हूँ कि इसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसको देख लिया जाए। टोटल 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, एंड वी विल फिनिश दोज 3 चैप्टर्स सूनर। सो द एक्सरसाइज, इट्स what the name of exercise, one second, ठीक है, एक्सरसाइज हम आपको कल करा देंगे, ठीक है बच्चों। Okay, तो sir. ये